सीआरएम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शेर शाह सूरी के भू राजस्व के जो पिछले लेक्चर की चर्चा किए थे उससे आगे बढ़कर हम उसके आय के साधनों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी के आय के स्रोत की चर्चा करने पहले आय के राज्य के क्या साधन थे इसके। तो राज्य की आय का मुख्य साधन जो था उसको भू राजस्व यानी इसको खराज कहा जाता था। खराज ये हुआ 33% वसूलता था। 33% यानी 1/3 भाग जो इसके अधीन क्षेत्र थे उससे 1/3 भाग वसूलता था। और कुछ जगहों पर जैसे पश्चिमी पंजाब मालवा वगैरह में 1/4 भाग वसूलता था, यानी 25% ये वसूलता था। तो ये खराज था। इसके अतिरिक्त लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर, अधीनस्थ राजाओं और सरदारों व्यापारियों द्वारा उपहार और युद्ध में जो लूट का माल होता था जिसको हम खम्स बोलते हैं, ये शरीयत के अनुसार होता था। शरीयत के अनुसार और इस अनुसार होता था 80% भाग जो होता था वो सुल्तान का होता था। सॉरी, शरीयत के अनुसार 80% भाग सैनिकों का होता था, सैनिक, और 20% जो भाग होता था, 20% भाग ये सुल्तान का होता था। तो ये खम्स था, या इसको लूट का माल या माल ए गनीमत भी कहते हैं। इसको माल ए गनीमत भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये भी बहुत प्रमुख हिस्सा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खम्स की जो दर थे वो 80% भाग अपने पास रख लिया था, 20% सैनिकों में भी दी थी। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका पालन किया। तो खम्स जो शरीयत के अनुसार थे वो 80% भाग यानी लूट का जो माल होता था, जो युद्धों में लूटे जाते थे माल, वो सैनिकों में वितरित किए जाते थे। 80%, 20% शासक स्वयं अपने पास रखते थे, जिसको हम खम्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ जजिया, जजिया ये 10% वसूला जाता था। 10% गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान। ठीक है, उसमें भी जो विकलांग होते थे, जो अपंग होते थे, स्त्री, बच्चे, जो 14 साल के कम बच्चे थे, जो सैनिक सेवा करते थे, जो पुरोहित वर्ग था, उनसे नहीं लिया जाता था। तो ये आंकड़ा है। उसमें भी 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक उच्च श्रेणी थी, एक मध्यम श्रेणी थी, एक निम्न श्रेणी थी। 24 टंका, 48 टंका, 12 टंका, यानी 12 टंका, 24 टंका और 48 टंका, 3 श्रेणियों में था। 12 टंका सबसे कम था, 24 टंका मध्यम श्रेणी के लिए था, 48 टंका उच्च श्रेणी के लिए थी। तो ये क्राइटेरिया क्षेत्र बनाए गए थे। यही राज्य के आय के प्रमुख स्रोत थे। इन्हीं चीजों से आय प्राप्त होती थी। खराज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश में भू राजस्व जो लगान के रूप में मिलता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। चले नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें। यहाँ शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था की चर्चा करें। मुद्रा,
तो उस मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में शेर शाह का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा योगदान तो शेर शाह का, उसने चांदी का जो रुपया बनाया तो एक मानक मुद्रा थी, आज भी उसका बड़ा महत्व है। इसके अलावा उसने सोने की असरफी चलाई थी, अधेला, पावला और दमड़ी जैसे तांबे के सिक्के चलाए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सिक्के थे। और 1835 ईस्वी तक भारत में उसका प्रचलन था, जो उससे रुपया चलाया था। वो आधार था, ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार माना जाता है, और इसका खुलासा खुद स्मिथ ने किया है, तो बहुत बड़ी बात है। उसने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किया था। मिश्रित धातु के मुद्राओं को बंद कर दिया था, यानी जो खोट होते थे मुद्रा उसको बंद कर दिया। जो पहले होती थी मुद्राएं ना, उसमें चांदी का, तांबे का, कांसे का मिश्रण होता था, वही मिश्रित मुद्राएं होती थी, तो उसको बंद कर दिया और शुद्ध सोना, चांदी और तांबे की मुद्रा का प्रचलन किया। भारत के इतिहास में शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो सबसे पहले कुषाणों ने चलाया था। शुद्ध चांदी के सिक्के वो गुप्तों ने चलाए थे। तो ये सिक्के बड़े महत्वपूर्ण थे। सोने का सिक्का भी ये गुप्तों ने भी बड़े पैमाने पर चलाए थे। तो ऐसे दौर में सिक्कों की महत्ता बहुत तेजी से बढ़ती है, और सिक्कों से शासक की आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा लगाया जाता है, उसकी सामाजिक स्थिति का भी अंदाजा लगाया जाता है, उसकी राजनीतिक स्थिति का भी अंदाजा लगाया जाता है, उसकी व्यक्तिगत रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके जो साम्राज्य थे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी धार्मिक अभिरुचि का भी अंदाजा लगाया जाता है। तो सिक्के बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो यहाँ पर उसके तौल और आकार भी उसने निश्चित कर दिए थे। शेर शाह ने सोने का सिक्का चलाया था, उसको असरफी कहा जाता था, और जो चांदी का सिक्का चलाया था उसे रुपया कहा जाता था, और तांबे का जो सिक्का चलाया था उसको दाम कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं। चांदी का जो सिक्का था वो रुपया था, तांबे का दाम था। शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का जो विनिमय अनुपात था 1:64 था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी का जो रुपया था सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था, जिसका वजन 180 ग्राम था। इस पर प्राय अरबी अक्षरों के अतिरिक्त जो नागरी लिपि थी उसका भी अंकन हमें मिलता है। इसमें सुल्तान लिखा हुआ था। उसके कुछ मुद्राओं पर सुल्तान के नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफा, उनका भी नाम होता था। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये पवित्र खलीफा थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, इनके नाम भी इसमें अंकित मिलते थे। तांबे का जो दाम था वो 380 ग्राम का था। देखो यहाँ 80 को यहाँ 80 से भिड़ा दो, 180 का डबल जोड़ दो, उसमें 180 का यहाँ 380 समझो, तो 80 से 80 कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। चांदी का जो रुपया था वो 180 ग्राम का था, और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्राम था। तो दोनों याद करना थोड़ा आसान है। जो रुपए का 40वां भाग भी था। अन्य तांबे के सिक्के में अधेला, इसको अधेला बोला जाता है, अधेला, पावला, दमड़ी। अधेला का मतलब है ये 1/2 भाग होता है। अधेला से मतलब प्राय यहाँ ये है कि आधा तांबे का जो दाम होता था उसका आधा की बात की जा रही है, यानी अधेला था।
पावला का मतलब है कि 1/4 भाग होगा ये पावला। दमड़ी 1/10 भाग। वह जीतल नामक जनता का आम सिक्का जो था वो दाम था। जीतल राज्य के कर का अधिकांश भाग दाम के रूप में लिया जाता था। जो टैक्स या भू राजस्व या खराज जो होता था वो दाम के रूप में वसूले जाते थे। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की प्रथम 2 मुद्राएं शुरू की थी, जिसको चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। उसी तरीके से शेर शाह ने जो उसकी सबसे फेमस मुद्रा थी वो रुपया थी। 1835 ईस्वी तक वो चली थी और ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का यह आधार था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शेर शाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी। इतिहास में अमर हो जाता है अपने मुद्रा प्रणाली के विकास के नाते। शेर शाह के काल में सिक्के ढालने की 23 टकसालें थी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 23 टकसालें उसके दौर में थी। टकसाल का मतलब होता है जहां से सिक्के ढाले जाते हैं, वो टकसाल होता है। आज भी टकसालें होते हैं जिनसे सिक्के ढाले जाते हैं। कई प्रकार की धातुएं होती है जिनसे सिक्के ढाले जाते हैं। सबसे पहला जो भारत में मुद्रा था उसको आहत मुद्रा कहते थे, और वो मुद्रा तांबे, कांसे, रांगा, चांदी इन सब की मिश्रित मुद्रा थी। वो सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद एवं शासक मिनांडर ने चलाया था। शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो सबसे पहले कुषाणों ने चलाया था। शुद्ध चांदी का सिक्का सबसे पहले गुप्तों ने चलाया था। सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्का जो था वो गुप्तों ने चलाया। और सबसे ज्यादा प्रकार के अगर सिक्कों की बात करें धातुओं में तो मौर्योत्तर काल में दिखाई देती है। शीशे के भी सिक्के इसी समय दिखाई देते हैं जो सातवाहनों ने चलाए थे। तो सिक्कों की एक समृद्ध परंपरा भारत के इतिहास में रही। अकबर ने भी 3 सोने के मुद्राएं चलाई थी, संसब, मुहर और इलाही। 60 में अगर याद करना चाहते तो यम यस ई करके याद कर सकते हैं। यम से मुहर हो जाएगा, यस से संसब हो जाएगा और ई से इलाही हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग। अब शेर शाह के जनहित के कार्यों की चर्चा कर ले, जो जनता के हित के काम थे इसके। शेर शाह एक प्रजा वत्सल शासक था। प्रजा के साथ इसके बड़े अच्छे व्यवहार थे, इसलिए उसने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। सड़कें एवं सराय शेर शाह ने सर्वप्रथम सड़कों और सराय का निर्माण कराया था। उसके द्वारा निर्मित सड़कों में 4 बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। पहली सड़क बंगाल से लेकर सोनारगांव से होते हुए आगरा, दिल्ली, लाहौर तक होते हुए पंजाब में अटक तक जाती है। मतलब आप याद करना चाहे तो पहली सड़क बंगाल से जाकर पंजाब में अटक गई थी। ये फार्मूला बना सकते हैं। अरे भाई, बंगाल में वैसे अच्छे अच्छे लोग अटक गए हैं, तो यहाँ पर अटक तक गई थी। यह सबसे लंबी सड़क थी। पहली जो सड़क थी इसकी सबसे लंबी थी, जो सड़के आजम कहा जाता था। इसी को सड़क ए आजम कहा जाता था। इसे शेर शाह सूर्य मार्ग भी कहते हैं। इसे ही आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, इसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड, ने जीटी रोड कहकर पुकारा था। ये नोट किया जा सकता है। इसको जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड, ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इसे सड़क ए आजम या शेर शाह सूरी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपके हाईवे पर दिखाई देता है, टीडी कॉलेज के दक्षिणी गेट के पास से सीधे गई है बनारस होते हुए, पटना होते हुए, लाहौर, ये तमाम जगहों से जुड़ी हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी। इसका बड़ा महत्व आज भी है। आगे बढ़े हम लोग।
दूसरी सड़क जो थी आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन सड़कों के किनारे उसने यात्रियों की सुविधा के लिए छायादार पेड़ भी लगा दिए थे, क्योंकि यात्रियों को कोई फजीयत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनको तपन से बचना है, धूप से बचना है, लू से बचना है, इसके लिए उसने छायादार पेड़ लगाए थे। सराय शेर शाह ने सड़कों के किनारे प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण कराया था, सराय बनवाया था, यानी यात्रियों का एक विश्राम गृह इसको कह सकते हैं हम। उसने अपने समय में लगभग 1700 सराय बनाए थे, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे हम सिकदार कहते हैं। तो सिकदार सबसे पहले हमें सरकार लेवल के प्रशासन में मिलता है, यानी जिले स्तर के प्रशासन का वो सर्वे सर्वा था। उसके बाद परगने स्तर पर भी सैनिक सेवा वो देता था, वहाँ भी एक अधिकारी थे। इसके अलावा सराय जो बनाए थे शेर शाह ने 1700 सराय, उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी इन्हीं सिकदारों के हाथे में थी। सरायों में हिंदू और मुसलमान के ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी, कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो, कोई बवाल ना हो, इसलिए उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई थी। और कुछ मीट उट खाने का भी मामला रहा होगा। हिंदू यात्रियों के बिस्तर और भोजन तथा उनके घोड़ों को दाना देने के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। इन सरायों से शेर शाह डाक चौकियों का भी काम ले लेता था, भाई जो डाक खाने थे उसकी भी व्यवस्था वो देख लेता था। दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और इसका उल्लेख इतिहासकार इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रिहला में किया है। डाकिये 2 प्रकार के होते थे, एक घुड़सवार डाकिये थे और एक पैदल डाकिये थे। तो सरायों में ही उसने डाक व्यवस्था स्थापित कर दिया था, यानी सराय तो है ही है यात्रियों को ठहरने के लिए, साथ ही साथ डाकिये का काम भी वहाँ हो जा रहा था। तो शेर शाह ने एक तीर से 2 निशाना लगाया। प्रत्येक सराय 2 घोड़ों की व्यवस्था की गई थी, जिनके द्वारा संवाद वाहक एक स्थान से दूसरी जगह पर जा सकते थे तथा संदेश पहुंचाने का काम करते थे। वही डाकिये वाले काम बात कर रहे हैं। डॉक्टर के.आर. कानूगो ने, यानी कालिका रंजन कानूगो ने, इसीलिए इन सरायों को साम्राज्य की धमनिया कहा था। इसको नोट करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। डॉक्टर कालिका रंजन कानूगो, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है शेर शाह एंड हिज टाइम्स, इस पुस्तक में कहते हैं कि जो सराय थी वो शेर शाह के साम्राज्य की धमनिया थी, यानी एक प्रकार से फेफड़ा का काम कर रही थी, वो सांस लेता था इसी के माध्यम से। चले आगे बढ़े हम लोग। शिक्षा और साहित्य की बात करें तो एक चीज याद आता है कि शेर शाह ने जौनपुर में आकर शिक्षा ग्रहण किया था, और जौनपुर बहुत फेमस था। उस दौर में उसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। सिराज जो प्रांत है वो अफगानिस्तान में स्थित है, और उसके पूरब में पड़ने के नाते जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो जौनपुर में आकर उसने शिक्षा ग्रहण किया था, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत काल में दारुल सरूर भी कहा जाता था, विद्या का स्थान भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो शिक्षा और साहित्य की बात करें तो शेर शाह ने शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने अनेक मकतब, मकतब का मतलब क्या होता है? मकतब क्या होता है? मकतब का मतलब होता है कि इस्लामिक शिक्षा का वह केंद्र जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वो मकतब कहलाता है। और मदरसा का मतलब उच्च शिक्षा का जो केंद्र होता है वो मदरसा कहलाता है। ठीक है। तो मदरसों का निर्माण इसने कराया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने, शेर शाह के समय का प्रसिद्ध कवि था मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत प्रसिद्ध सूफी कवि है मलिक मोहम्मद जायसी।
और इन्होंने 1540 ईस्वी में इनके राज दरबार में ही एक प्रमुख महाकाव्य लिखा था, जिसे पद्मावत के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ उसने अखरावट और आखिरी कलाम के नाम से भी पुस्तकें लिखी है, जो बहुत फेमस है। तो पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। दान विभाग का भी इसने गठन किया था। शेरशाह ने यहाँ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इन तीनों को नोट कर लीजिए। उसने अंधों, वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं तथा विद्वानों के जीविकोपार्जन के लिए एक दान विभाग बनाया था भाई। फिरोज शाह तुगलक ने भी एक विभाग बनाया था। क्या नाम है उसका? दीवाने खैरात कहा जाता था। मुस्लिम महिलाओं के विवाह के लिए एक विभाग बनाया गया था, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए, जिसको दीवान खैरात के नाम से जानते। इस विभाग के द्वारा जगह जगह पर लंगर भी बनवाए जाते थे। लंगर मतलब फ्री में भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती थी। निर्माणकार शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना सबसे पहले उदयन ने किया, ठीक है। उदयन ने इसकी स्थापना अजातशत्रु ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था, लेकिन उसे राजधानी बनाने के श्रेय किसे जाता है? उदयन को जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया, उसको राजधानी बनाने का श्रेय जाता है उदयन को। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? शेरशाह ने रखा था। उसने कन्नौज में शेरशाह सूर नामक नगर बसाया। बिहार के सहसराम में एवं झील में ऊंचे चबूतरे पर उसका जो मकबरा है, वो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय माना जाता है, ठीक है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है, बिहार में है। आगे चले हम लोग। शेरशाह के दौर में महदवी आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बिंदुओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने साथ दिया।